क्या आपने कभी गौर किया कि अगर हम वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करें तो यहां पर यह बहुत ही आसानी से फ्लो कर लेता है। जैसे मैं इस बीकर से इसको इस टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करूंगा, देखिए यहां पर यह आसानी से शिफ्ट हो गया। दोबारा से अगर मैं ऐसे करूं तो यह आसानी से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट हो जाता है और यहां पर यह इजीली फ्लो भी कर लेता है। देखिए यहां पर बहुत ही आसानी से यह फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं ग्लिसरीन लूं और इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करूं कुछ इस तरीके से, तो यहां पर ये इजीली फ्लो नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? वाटर इजीली फ्लो कर रहा था लेकिन ये ग्लिसरीन इजीली फ्लो नहीं कर रही। देखिए यहां पर ये डिफिकल्ट टू फ्लो है, ये इजीली फ्लो नहीं कर रही थी। अभी यहां पर मैं वापस से इसको इधर शिफ्ट करता हूं, यहां पर आप ऑब्जर्व करें, देखें यहां पर ये ग्लिसरीन क्यों नहीं इजीली फ्लो कर रही, वाटर क्यों इजीली फ्लो कर गया था। अब है तो दोनों फ्लूइड्स, दोनों लिक्विड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद एक फ्लूइड इजीली फ्लो कर सकता है और दूसरा फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर सकता। तो आखिर इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो इजीली फ्लो कर लेता है और ये इजीली फ्लो नहीं कर सकता? तो यहां पर जो मेन डिफरेंस है दैट इज विस्कोसिटी, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है इसलिए वो इजीली फ्लो कर लेता है, लेकिन ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकती। अगर हम वाटर और ग्लिसरीन को छोड़कर और फ्लूइड्स को ऑब्जर्व करें, जैसे कि कैरोसिन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, बल्कि इससे भी हटकर और भी तो फ्लूइड्स हैं, केचप, मायोनीज, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, गार्लिक सॉस, मिल्क शेक, लेमन जूस, एप्पल जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, ऑरेंज जूस। तो ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इस सारे के सारे कुछ ना कुछ विस्कोसिटी पोजेस करते हैं, यानी इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। जैसा कि ये एयर हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, इसकी भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है, चाहे बहुत कम ही विस्कोसिटी है लेकिन कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। तो रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमें कोई ऐसा फ्लूइड नजर नहीं आता जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो? यस और नो में जरा आंसर कीजिए कमेंट्स में। इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। एक टीचर ने क्लास में स्टूडेंट से पूछा कि बेटा अगर हाइट को कांस्टेंट रखते हुए बर्नौलीज इक्वेशन में स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? तो सब बच्चों ने मिलकर जवाब दिया क्रीजेस। तो भाई डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? यहां पर एक्चुअली बात यह है कि क्लासिकल वर्ल्ड में यानी रियल वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं, हमें डेली लाइफ में कोई ऐसा फ्लूइड नजर नहीं आता जो नॉन विस्कस फ्लूइड हो। लेकिन सच यह है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा फ्लूइड डिस्कवर किया है कि जब उसका टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा लो कर दिया जाए तो वो ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने लगता है कि उसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी वो नॉन विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगता है। तो साइंटिस्ट ने ऐसे फ्लूइड को नाम दे दिया सुपर फ्लूइड। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को हम फर्दर प्रोसीड करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फ्लूइड्स। फिजिक्स के इस मिरेकल को समझने के लिए हमें फिजिक्स की दो दुनियाओं में कूदना पड़ेगा। वी विल हैव टू लुक एट दी टू वर्ल्ड्स ऑफ द फिजिक्स in which first is the classical world, and second is the quantum world. देखिए ये सब डिस्कशन के बगैर भी इस आर्टिकल को समझा तो जा सकता है, लेकिन इस आर्टिकल की प्योर फीलिंग नहीं ली जा सकती। मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल सुपर फ्लूइड्स की आपको सही प्योर वाली फीलिंग आए। अगर डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे तो मैं आपको डेफिनेशन लिखने से पहले प्रिपेयर करना चाहता हूं कि आप उस डेफिनेशन को खुद लिख सकें, यानी इस लेक्चर को इतना एब्सोल्यूट बिगनिंग से स्टार्ट किया जाए कि आप डेफिनेशन को खुद निकाल सकें कि हाँ सुपर फ्लूइड्स की ये वाली डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ये एक मिरेकल है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सुपर फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती। साइंटिस्ट ने ऐसे फ्लूइड डिस्कवर किए हैं। तो इस सुपर फ्लूइड को समझने के लिए हमें फिजिक्स की दो दुनियाओं में कूदना पड़ेगा। वी विल हैव टू लुक एट द टू वर्ल्ड्स ऑफ द फिजिक्स।
फर्स्ट इज द क्लासिकल वर्ल्ड, फर्स्ट इज द क्लासिकल वर्ल्ड एंड सेकंड इज द क्वांटम वर्ल्ड। तो बच्चों क्लासिकल वर्ल्ड क्या है, क्वांटम वर्ल्ड क्या है? देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं इनको हम क्लासिकल वर्ल्ड में डिस्कस करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इनको डिस्कस करते हैं। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, बिग थिंग्स वी कैन सी, वी कैन सी। ये जस्ट मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप इसकी डेफिनेशन को खुद लिखने के काबिल हो सके। तो यहां पर अगर बिग थिंग्स की बात करेंगे, इस बाल को मैं फेंकता हूं, ये बाल क्या करेगी, मूव करेगी। इस पर न्यूटन सर के लॉज क्या हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको फेंकता हूं, इस बाल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लिया है, वहां से मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं। यानी न्यूटन सर के लॉज को यूज करते हुए मैं इसके डिफरेंट डायनामिक पैरामीटर्स को फाइंड कर सकता हूं, जैसे कि पोजीशन है, टाइम है, वेलोसिटी है। यहां पर अब ये बाल किधर घूम रही है, फ्लूइड में घूम रही है। देखो एयर भी तो एक फ्लूइड है, लेकिन ये एयर नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब भी हम क्लासिकल वर्ल्ड में उसको डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट्स को कब स्टडी करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। इट्स मीन वेरी टाइनी थिंग्स, वेरी टाइनी थिंग्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी थिंग्स। जिस तरह के हमारे पास क्या है, एटम्स, एटम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम क्वांटम वर्ल्ड में स्टडी करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बयान करूं तो जहां पर क्लासिकल वर्ल्ड के रूल्स फेल हो जाते हैं वहां पर क्वांटम वर्ल्ड को हम स्टडी करते हैं। देखो अभी तक जो हमने फ्लूइड्स पढ़े हैं, हनी, ग्लिसरीन, वाटर, इन सबको हम क्लासिकल वर्ल्ड में डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं। इन पर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, इन पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो सारे के सारे रूल्स इन पर अप्लाई हो सकते थे। लेकिन सुपर फ्लूइड्स आम फ्लूइड्स से हटकर हैं। सुपर फ्लूइड्स आम फ्लूइड्स नहीं है। रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, जैसे कि हनी है, वाटर है, इनकी विस्कोसिटी होती है। लेकिन सुपर फ्लूइड्स ऐसे अजीब तरीके के फ्लूइड्स हैं जिनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती, लेकिन ये फ्लूइड्स सर्टेन टेम्परेचर पर बनते हैं और उनको हम क्वांटम वर्ल्ड में स्टडी करते हैं। मीन वेरी लो टेम्परेचर, क्या, वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो उस वक्त जो फ्लूइड का बिहेवियर होता है उसको हम क्लासिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि क्वांटम वर्ल्ड में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में स्टडी करते हैं, ये वेरी लो टेम्परेचर हो जाता है। देखो क्वांटम वर्ल्ड में जब फ्लूइड का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जो कि नॉन विस्कस बिहेवियर शो करते हैं, नॉन विस्कस। तो बच्चों अगर मैं नॉन विस्कस की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उस फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। जबकि अगर क्लासिकल वर्ल्ड में बात करें, मैं इस बाल को इस तरह से फेंकता हूं, रास्ते में एयर फ्रिक्शन तो होगी, यानी कि क्लासिकल वर्ल्ड में अगर आप ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी। जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी तो एनर्जी का लॉस भी होगा, क्योंकि जो यूजफुल एनर्जी है वो हीट में, साउंड में, इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब है यहां पर एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा, एनर्जी लॉस। लेकिन यहां पर जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्या लिख देंगे, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये सब कुछ जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है तो हम क्लासिकल वर्ल्ड में उनको स्टडी कर सकते हैं न्यूटन के लॉज को अप्लाई करके। लेकिन अगर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है तो फिर हमें क्वांटम वर्ल्ड के रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहां पर न्यूटन सर के लॉज अप्लाई होते हैं, यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, उसके रूल्स अप्लाई होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसको हम सेकंड ईयर में चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपको इतना मालूम होना चाहिए कि क्वांटम वर्ल्ड में हम बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा लो कर दिया जाता है तो वो नॉन विस्कस बिहेवियर को शो करते हैं, यानी वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होती। देखो अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो इसका मतलब यह कि फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। जब लॉस नहीं होगा वो वॉल्स को भी क्लाइम कर सकता है।
जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी वॉल्स को क्लाइंब कर सकता है, हर तरफ घूम फिर सकता है आसानी से। लेकिन अगर हम नॉर्मल फ्लूइड्स की बात करें जो कि हम क्लासिकल वर्ल्ड में स्टडी करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर आप वाटर को फ्लो करवाएंगे तो कुछ देर के बाद वो फ्लो रुक जाएगा क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन हुई है, एनर्जी का लॉस हुआ है। लेकिन यहां पर जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो सुपर फ्लूइड्स हमेशा हमेशा के लिए मूव ही करते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते अगर काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां तक हमने फिजिक्स की 2 वर्ल्ड्स को तो स्टडी कर लिया। आगे चलकर आपको फील होगा कि मैंने ये दोनों वर्ल्ड्स आपको क्यों बताई। देखो, क्लासिकल वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। सेकंड ईयर में चलकर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे रफ वर्क है जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो, साइंटिस्ट ने एक फ्लूइड डिस्कवर किया है, जिसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा हीलियम 4, तो यहां पर भी हम हीलियम 4 लिख देते हैं। इसके साथ 4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 + 2 करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, तो लिहाजा हम इसको हीलियम 4 कह सकते हैं। देखो, हीलियम 4 अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा तो उसकी विस्कोसिटी होगी, यानी हीलियम 4 को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर डिस्कस करेंगे तो यू विल बी इन क्लासिकल वर्ल्ड। लेकिन अगर हीलियम 4 का टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा लो कर दिया जाए तो उस वक्त हीलियम 4 ये वाली प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। हीलियम 4 क्या करता है? ये वाली प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है हीलियम 4। तो जो भी फ्लूइड लो टेम्परेचर्स पर ये वाली प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, दैट फ्लूइड वुड बी नोन एज सुपर फ्लूइड। यहां से आपको एक बहुत ही मेजर पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में जो हमने कहा था कि कोई ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी विस्कोसिटी ना हो, तो वो क्लासिकल वर्ल्ड की बात थी। देखो, नॉर्मली अगर नॉर्मल टेम्परेचर्स पर क्लासिकल वर्ल्ड में रहते हुए आप बात करेंगे तो वहां पर यही प्रिंसिपल है कि कोई ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता जो नॉन विस्कस हो। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था ना कि नॉन विस्कस फ्लूइड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये जस्ट थ्योरेटिकल होते हैं, तो इसी वजह से कहा था दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में, यानी जब हम क्वांटम वर्ल्ड में आते हैं तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि फ्लूइड नॉन विस्कस हो, उसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो, वहां पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। तो जब टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाता है हीलियम 4 का, साइंटिस्ट ने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि जब हीलियम 4 का टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा लो कर दिया जाता है तो उस वक्त वो नॉन विस्कस बिहेवियर शो करता है, उसकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती, उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो यहां से फिर बहुत ही शानदार तरीके से सुपर फ्लूइड्स की हम डेफिनेशन बना सकते हैं जो कि कुछ इस तरह की होगी। Superfluidity is the characteristic property of fluids with zero viscosity, that is the flow is frictionless. A substance exhibiting this property is called a superfluid. देखो, सुपरफ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। सुपरफ्लूइड्स अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, जो नॉन विस्कस होते हैं। तो नॉन विस्कस होना क्या है? ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुपरफ्लूइडिटी। और जो फ्लूइड इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुपरफ्लूइड्स। तो इसी वजह से लिखा है सुपरफ्लूइडिटी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स विद जीरो विस्कोसिटी। ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी जीरो होगी। जीरो विस्कोसिटी का क्या मतलब है? यानी कि उनकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, नो फ्रिक्शन, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। सुपर फ्लूइड्स फ्लो विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। एंड कैन पास थ्रू इनक्रेडिबली नैरो स्पेसेस विदाउट एनी फ्रिक्शन। देखिए, अगर पाथ बहुत नैरो हो जाए तो जो नॉर्मल फ्लूइड्स है जैसे कि वाटर है, मिल्क है, ये उसमें से फ्लो नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस कप में आप चाय पीते हैं, अगर उस कप में एक क्रैक आ जाए, यानी कप थोड़ा सा क्रैक हो जाए लेकिन टूटे नहीं, एक क्रैक आ जाए, तो चाय उस क्रैक से बाहर नहीं आती। अगर बहुत बड़ा क्रैक ना हो तो उस क्रैक से बाहर नहीं आती। ऑल्दो क्रैक है लेकिन चाय क्रैक से बाहर नहीं आती। ये बिहेवियर है नॉर्मल फ्लूइड्स का। अगर उसी कप में सुपर फ्लूइड्स को डालेंगे तो वो उस क्रैक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने लिखा है एंड कैन पास थ्रू इनक्रेडिबली नैरो स्पेसेस, यानी बहुत बहुत नैरो स्पेसेस। अगर किसी नैरो पाथ में से नॉर्मल फ्लूइड फ्लो कर भी ले तो इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी कि वो वहीं पर रुक जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो इनक्रेडिबली नैरो स्पेसेस से भी आराम से पास कर सकता है।
नेक्स्ट है कंडीशन फॉर सुपर फ्लूइडिटी। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सुपर फ्लूइडिटी ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, ये कब आती है? वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर, जैसे कि हीलियम गैस है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होती है, जब इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है तो ये लिक्विड बन जाती है, यानी नियर टू द एब्सोल्यूट जीरो। जब वेरी वेरी लो कर दिया जाता है तो यही जो हीलियम है ये सुपर फ्लूइड बन जाता है, यानी कि ये नॉन विस्कस बिहेवियर शो करने लगता है और इसके लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं रहती। इसलिए हमने लिखा है सुपर फ्लूइडिटी इज अचीव्ड इन सम सब्सटेंसेस एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, यानी वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स पर। आगे चलकर एग्जांपल्स में जब हीलियम 4 के एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको एक्चुअली इसका ट्रू सेंस मिलेगा कि किस तरह से लो टेम्परेचर्स पर जो फ्लूइड्स हैं वो सुपर फ्लूइड बनते हैं। सारे नहीं बनते, कुछ बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब यहां पर लगा दी है वोर्टिसेस इन सुपर फ्लूइड्स। इसको आप प्रॉपर्टी ऑफ सुपर फ्लूइड्स के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमने देखना यह है कि सुपर फ्लूइड्स में वोर्टिसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं। पहले तो देखना पड़ेगा वोर्टेक्स होता क्या है, जिसको हम बमर कहते हैं उर्दू में। देखो जब पानी बहता है, वाटर के एग्जांपल में, जब पानी बहता है तो उसके बहने में इस तरह से गोल गोल बमर बनते हैं, एक ही लाइन के अबाउट गोल गोल बमर बनते हैं, उनको हम वोर्टेक्स कहते हैं। तो जनरली फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं इन फ्लूइड डायनामिक्स, यानी फ्लूइड डायनामिक्स में जनरली अ वोर्टेक्स इज अ रीजन इन अ फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड हो उसमें वोर्टेक्स ऐसा रीजन होता है जिसमें जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड एन एक्सियल लाइन, किसी भी एक्सियल लाइन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी जो फ्लो है वो जब इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो किसी लाइन के अबाउट करेगा, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। अब कहता है कि वो एक्सियल लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, यानी किसी भी पैटर्न पर हो सकती है। तो जनरली ये वोर्टेक्स की डेफिनेशन है कि एक ऐसा रीजन होता है फ्लूइड में जिसमें फ्लो रिवॉल्व करता है किसी एक्सियल लाइन के अबाउट। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी फ्लूइड्स में क्या होता है, देखें ऑर्डिनरी फ्लूइड्स में वोर्टेक्स बाउंड्री पर फॉर्म होते हैं। जिस भी कंटेनर में फ्लूइड प्रेजेंट है, यूजुअली बाउंड्री और फ्लूइड के दरमियान जो फ्रिक्शन हो रही है उसकी वजह से वोर्टिसेस फॉर्म होते हैं वॉल्स के करीब करीब। यहां पर हमने लिख दिया इन ऑर्डिनरी फ्लूइड्स वोर्टिसेस आर क्रिएटेड एट मूविंग बाउंड्री, यानी मूविंग बाउंड्री पर फॉर्म होते हैं एंड आर डिस्पर्स्ड बाय द एक्शन ऑफ विस्कोसिटी। और ड्यू टू विस्कोसिटी वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। जब फ्रिक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो वहां पे फिर क्या होता है, वो फैल कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन सुपर फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं होता। देखो नॉर्मल फ्लूइड्स के केस में विस्कोसिटी होती है, यानी फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, लेकिन सुपर फ्लूइड्स तो होते ही ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती, यानी जब वो बह रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनके फ्लो में कोई फ्रिक्शन नहीं होती। सिंस सुपर फ्लूइड्स आर फ्रिक्शनलेस and have zero viscosity, so their vortices that form within them are not dispersed। देखो डिस्पर्स क्यों होते हैं वोर्टिसेस नॉर्मल फ्लूइड में, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस फ्लूइड्स हैं, जब फ्रिक्शनलेस हैं तो यहां पर इसका मतलब है एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा तो जो वोर्टिसेस बन रहे हैं वो डिस्पर्स नहीं होंगे जिस तरह के नॉर्मल फ्लूइड्स में हो जाते हैं। तो ये जनरली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। हाउ वोर्टिसेस आर फॉर्म्ड इन सुपर फ्लूइड्स, या व्हाट टाइप ऑफ वोर्टिसेस फॉर्म्ड इन सुपर फ्लूइड्स, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वोर्टिसेस इन सुपर फ्लूइड्स। तो इस तरह से कुछ भी बन के आ सकता है। अब चलते हैं एग्जांपल ऑफ सुपर फ्लूइड्स एंड वन ऑफ द फेमस एग्जांपल जिस पर साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट इज हीलियम 4। तो हीलियम 4 को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सुपर फ्लूइड्स के तौर पर कब बिहेव करता है। तो हीलियम 4 से आपको एक्चुअल सेंस समझ आएगा, ट्रू वाली फीलिंग मिलेगी कि सुपर फ्लूइड्स होते किस तरह के हैं। हीलियम 4 वाली एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक दो मेजर पॉइंट समझने पड़ेंगे, जिनमें से पहला है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट जीरो। देखिए किसी भी फ्लूइड का अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा लो कर दिया जाए, इतना ज्यादा लो कर दिया जाए कि उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कंप्लीटली फ्रीज हो जाए। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सॉलिड में भी वो वाइब्रेट करते हैं थोड़े थोड़े, यानी सॉलिड स्टेट नहीं बल्कि ऐसी स्टेट जिसमें उनका मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो स्टॉप होते हैं। तो यहां पर जो फिजिक्स में हम एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करते हैं, दैट इज जीरो केल्विन। केल्विन इसी वजह से हम एसआई यूनिट मानते हैं, जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का क्या मतलब है,
कि जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, यानी कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टेम्परेचर पर जाके वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, इतना फ्रीज हो जाते हैं वो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0 केल्विन ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहां पर अब आपने 0 केल्विन को समझना है, इसको समझेंगे तभी आपको ये समझ आएगा कि लो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, ताकि आपको लो टेम्परेचर की फीलिंग आ सके। देखो, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जनरली वाटर कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। वाटर कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या मुराद है? 273 केल्विन, 273 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में लेकर जाना हो तो हम प्लस 273 करते हैं। एक्चुअली तो 273.15 होता है, लेकिन जनरली हम 273 ऐड कर देते हैं। तो यहां पर अगर 0 प्लस 273 करेंगे तो ये 273 आ जाएगा, यानी 273 केल्विन। तो 0 केल्विन का मतलब ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड को जहन में इमेजिन करें तो इट्स वेरी 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 लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, वेरी वेरी लो टेम्परेचर होगा। तो यहां पर ये जो हीलियम है ये लिक्विड में कब आता है? जब इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4 केल्विन हो जाए। कितना हो जाए? 4 केल्विन, यानी 4 केल्विन के इक्वल जब इसका टेम्परेचर हो जाए। हीलियम नॉर्मली तो गैस के तौर पर एग्जिस्ट करती है, हीलियम गैस इसको हम कहते हैं, लेकिन अगर हीलियम को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर लो करते करते आपको कहां तक लाना पड़ेगा? -269 डिग्री सेंटीग्रेड, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किससे को आता है? 4 केल्विन की। किस तरह से आता है यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं। -269 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अगर केल्विन में करना है तो वो क्या करना पड़ेगा? -269 प्लस 273, तो ये जो आंसर आएगा डेट वुड बी इन केल्विन। तो ये बनता है 4 केल्विन, यानी कि यहां पर -269 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी मैंने यहां पर 0 लिखा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। लेकिन -269 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वेरी वेरी लो टेम्परेचर, यानी 0 से बहुत छोटा है। तो इतने लो टेम्परेचर पर जाकर हीलियम क्या होता है? लिक्विड बनता है। यानी -269 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है, या फिर 4 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर हीलियम लिक्विड बनता है। जब हीलियम इस टेम्परेचर पर जाके लिक्विड बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम का ये बॉइलिंग पॉइंट है 4 केल्विन या फिर -269 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की वो वैल्यू होती है जिस पर लिक्विड क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर जब ये लिक्विड में आएगा तो इससे जैसे ही ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। यानी इतने से ऊपर टेम्परेचर जैसे ही होगा वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अगर गैस से लिक्विड बनना है तो इससे कम कम रहेगा, यानी कि 4 केल्विन फिर हीलियम का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, या फिर -269 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इससे नीचे नीचे तो ये लिक्विड रहेगा, लेकिन इससे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो इट्स मीन -269 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4 केल्विन क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम है। तो यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर रहेगा तो हीलियम क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। अब 2.17 केल्विन पर ऑलमोस्ट जाकर 2.17 केल्विन पर ऑलमोस्ट जाकर ये जो हीलियम है ये सुपर फ्लूइड बन जाता है। यानी कि 4 केल्विन से कम होकर जब 2.17 केल्विन पर ऑलमोस्ट ये वैल्यू होती है जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की है, इस टेम्परेचर पर जाके हीलियम क्या बन जाता है? सुपर फ्लूइड बन जाता है। तो यहां पर फिर वो सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने लगता है। अब इस एग्जांपल को जरा आप समझिए। द मोस्ट स्टडीड एग्जांपल ऑफ सुपर फ्लूइडिटी इज सुपर फ्लूइड हीलियम 4, यानी हीलियम 4 मोस्ट स्टडीड एग्जांपल है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए सुपर फ्लूइड से रिलेटेड वो हीलियम 4 पर ही किए गए हैं। It changes from normal liquid to superfluid just a few degrees below its boiling point। अब आपको समझ आया कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से है हीलियम का। तो बॉइलिंग पॉइंट 4 केल्विन या फिर -269 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? -452 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिग्री सेंटीग्रेड से आप किस तरह से फ़ारेनहाइट में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब बॉइलिंग पॉइंट से फ्यू डिग्रीज बिलो होगा तो उस केस में क्या कर जाएगा? हीलियम सुपर फ्लूइड बन जाएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, इससे थोड़ा सा कम होके इतना हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सुपर फ्लूइड बन जाएगा। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 अपीयर्स एज अ नॉर्मल क्लियर लिक्विड बट हैज नो विस्कोसिटी।
यहां पर वही बात कर दी है कि नॉर्मल क्लियर लिक्विड की तरह आपको दिखता है, लेकिन यहां पर इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती क्योंकि सुपर फ्लूइड बन गया और सुपर फ्लूइड होता ही हुआ है जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती। वंस इट स्टार्ट्स टू फ्लो इट कंटिन्यूज मूविंग पास्ट एनी ऑब्स्टेकल विदाउट स्टॉपिंग। यानी एक मर्तबा अगर सुपर फ्लूइड हीलियम मूव करना स्टार्ट कर दे तो कभी रुकेगा नहीं। देखो रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब किसी भी बॉडी के पास जनरली काइनेटिक एनर्जी होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो मूव कर रही है, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, तभी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी यूज अप नहीं होगी, लॉस नहीं होगी, तो बॉडी मूव करती रहेगी। सिमिलरली सुपर फ्लूइड्स में जब फ्रिक्शन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो दे वुड कंटिन्यू टू मूव, दे वुड कंटिन्यू टू मूव, यानी मूव एंड मूव ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और अगर कोई उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको वो ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है वहां पर, वो स्टॉप नहीं होंगे। यहां पर ये सारे का सारा रफ फर्क था जो मैंने आपको जस्ट सुपर फ्लूइड्स की फीलिंग दिलवाने के लिए किया है, यानी कि लो टेम्परेचर का मतलब क्या है। अब चलते हैं सुपर फ्लूइड्स की एप्लीकेशंस की तरफ। सुपर फ्लूइड्स की डेफिनेशन तो आपको समझ आ चुकी है कि ऐसे फ्लूइड्स जिनकी लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो, यानी नो विस्कोसिटी या फिर जीरो विस्कोसिटी हो। अब सुपर फ्लूइड्स कोई ऐसे फ्लूइड्स नहीं है जिनका हर इंडस्ट्री में यूज होता है, बल्कि ये अभी रिसर्च प्रोसेस में है। सुपर फ्लूइड्स पर अभी रिसर्च की जा रही है, लेकिन जो हीलियम 4 सुपर फ्लूइड है ये कुछ जगहों पर यूज होता है, जैसे कि ये क्रायोजेनिक कूलेंट के लिए यूज होता है। अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्रायोजेनिक क्या होता है। देखिए ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रायोस एंड जेनिक। क्रायोस का मतलब है कोल्ड, जेनिक का मतलब है टू प्रोड्यूस। यानी एक्चुअली ये साइंस की ऐसी आप एक फील्ड समझ लें जिसमें हम बहुत ही लो टेम्परेचर्स पर मटेरियल्स के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। यानी -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर पर जो फ्लूइड्स के डिफरेंट मटेरियल्स का बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। क्रायोजेनिक कूलेंट का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा कूलेंट जो कि आसानी से कूलिंग कर सके और बहुत ही लो टेम्परेचर्स तक लेकर जा सके। अब जो हीलियम 4 है ये बहुत ही लो टेम्परेचर्स पर जा सकता है, यानी नियर टू द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, 0 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 4 केल्विन है, और ये फॉर्म किस पे होता है, 2.17 केल्विन पे सुपर फ्लूइड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 केल्विन के आसपास आ सकता है। वेरी वेरी कूल, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर। तो इस वजह से हम इस सुपर फ्लूइड हीलियम 4 को यूज करते हैं कूलेंट फॉर हाई फील्ड मैग्नेट्स। अब हाई फील्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। आम मैग्नेट की बनिस्बत इनका मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। ये यूज कहां पर होते हैं, जैसे कि MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपने पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में यूज होते हैं, जहां पर पार्टिकल्स को हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट करवाना होता है। वहां पर हाई फील्ड मैग्नेट्स चाहिए होते हैं जिनका बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है। बहुत ज्यादा हीट को ओवरकम करने के लिए हम सुपर फ्लूइड हीलियम 4 को एज ए कूलेंट वहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड रिसर्च, यानी सुपर फ्लूइडिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें एडवांस रिसर्च हो रही है। बोथ हीलियम 3 एंड हीलियम 4 आर यूटिलाइज्ड इन एडवांस पार्टिकल डिटेक्टर्स। देखो अभी मैंने आपको हीलियम 4 के बारे में बताया है, जब इसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया जाता है तो उस केस में ये क्या करता है, सुपर फ्लूइड बन जाता है। नियर टू द एब्सोल्यूट जीरो जब इसका टेम्परेचर कर दिया जाता है 2.17 केल्विन तक, उस वक्त ये सुपर फ्लूइड्स के तौर पर बिहेव करता है, और उस केस में ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। अगर कोई भी पार्टिकल इसमें से पास करेगा तो वो ये फील कर सकता है, जिसकी वजह से इसको हम पार्टिकल डिटेक्टर्स में यूज करते हैं। पार्टिकल डिटेक्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। रिसर्च ऑन सुपर फ्लूइडिटी आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो यहां पर सुपर कंडक्टिविटी क्या है, देखिए कंडक्टर्स के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस को किसी तरीके से जीरो कर दिया जाए तो वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। जिस तरह सुपर फ्लूइडिटी है, यानी फ्लूइड का टेम्परेचर बहुत लो करके हम उसको सुपर फ्लूइड बनाते हैं। जैसे हीलियम 4 है, ये एक फ्लूइड है, इसके टेम्परेचर को वेरी वेरी लो करके हम इसको सुपर फ्लूइड बनाते हैं। और सुपर फ्लूइड के केस में क्या होता है, नॉन विस्कस, कोई फ्रिक्शन नहीं रहती। इसी तरह सुपर कंडक्टिविटी के केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती। जब कंडक्टर का टेम्परेचर वेरी वेरी लो कर दिया जाता है तो कुछ कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, यानी उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है।
यहां पर भी कूल करके सुपर फ्लूइड बनते हैं, यहां पर कूल करके लो टेम्परेचर करके सुपर कंडक्टर बनते हैं। तो लिहाजा सुपर फ्लूइडिटी एक ऐसी फील्ड है जो हमें फर्दर लीड करती है सुपर कंडक्टिविटी की तरफ। थर्ड पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल यूज, कि इंडस्ट्री में इसका किस तरह से यूज होता है। और थर्मल कंडक्टिविटी, देखो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल कितना एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे अगर आप कॉपर का एक रॉड लें, उसको एक साइड से हीट करें तो क्या होता है कि दूसरी साइड से वो आपको हॉट लगने लगता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई है एक साइड से दूसरी तरफ। तो कोई भी मटेरियल कितना एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफर कर सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। यानी जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो इतनी एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफर कर पाएगा, और जिसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो कम ट्रांसफर कर पाएगा। जैसे वुड के केस में, वुड को अगर आप एक तरफ से हीट कर दें और दूसरी तरफ से पकड़े रखें, एक साइड से जल जाएगी लेकिन फिर भी दूसरी साइड से वो आपको इतनी हॉट नहीं लगेगी जितना कि आयरन या कॉपर लगता है। वुड आपको इतनी हॉट नहीं लगेगी। प्लास्टिक का केस ले ले, प्लास्टिक भी अगर एक साइड से जल जाए तब भी दूसरी साइड से महसूस नहीं होता, क्योंकि वो गुड थर्मल कंडक्टर नहीं है बल्कि बैड थर्मल कंडक्टर है। यानी वहां से जो हीट है वो आसानी से कंडक्ट नहीं हो सकती। तो यहां से फिर आपको थर्मल कंडक्टिविटी का मालूम हो गया। अब ये जो सुपर फ्लूइड है हीलियम 4, इट इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इट इज एफिशिएंट थर्मल कंडक्टर, यानी एफिशिएंटली हीट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, पास कर सकता है। इसी वजह से हम इसको एज ए कूलेंट यूज करते हैं। यहां पर ये लिख दिया लिक्विड हीलियम इज वैल्यूड फॉर इट ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी, कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कूलिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, यानी जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं उनको कूल करने के लिए यूज होता है। अब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कौन से होते हैं, देखिए अभी आपने सुपर कंडक्टर्स पढ़ा है। सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है जब उनका टेम्परेचर बहुत ही लो कर दिया जाता है। तो जब सुपर कंडक्टर्स के जरिए मैग्नेट्स बनाए जाते हैं तो दोज आर नोन एज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, कि जो कंडक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है पार्टिकल डिटेक्टर्स में यूज होते हैं। उसके बाद सुपर फ्लूइडिटी हमें लीड करती है सुपर कंडक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट है मेडिकल यूजेस, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो किया जा सकता है, तो इस वजह से जहां पर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वहां पे इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है लीक टेस्टिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सुपर फ्लूइड्स, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सुपर फ्लूइड्स किसी कंटेनर के मामूली से क्रैक में से भी पास कर सकते हैं, यानी अगर बहुत ही नैरोअर पाथ होगा उसमें से भी ये पास कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर जरा सा भी लीक होगा तो वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा सुपर फ्लूइड्स के जरिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स को जब बनाया जाता है तो वहां पर भी यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कूलिंग। आज के इस लेक्चर में हमने फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया है, दैट इज सुपर फ्लूइड एंड सुपर फ्लूइडिटी। तो इस आर्टिकल में आपने सुपर फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा है। इस आर्टिकल में से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर सुपर फ्लूइड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइड्स, जो कि हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस किए, जैसे ये नॉन विस्कस होते हैं, इसके साथ साथ जहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये नैरोअर पाथ में से भी फ्लो कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर फ्लूइड्स। उसके बाद हमने वोर्टिसेस इन सुपर फ्लूइड्स की बात की, और देन फाइनली एप्लीकेशंस। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर फ्लूइड्स। इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेक्चर के एंड पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको सुपर फ्लूइड हीलियम मिल जाए, आपको एक कंटेनर मिल जाए जिसमें सुपर फ्लूइड हीलियम प्रेजेंट हो, तो आप उस सुपर फ्लूइड हीलियम का क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।